नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 8 इतिहास हमारे अतीत भाग 3 के चैप्टर 10 स्वतंत्रता के बाद के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नव स्वाधीन भारत के सामने कौन कौन सी 3 समस्याएं थी। पहला हमारा उत्तर होगा, नव स्वाधीन भारत के सामने निम्नलिखित 3 समस्याएं थी। पहली समस्या थी शरणार्थियों की समस्या। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार प्रदान करना एक बहुत ही बड़ी मुश्किल समस्या बन गई थी। दूसरा, देसी रियासतों की समस्या। देश में लगभग 500 रियासतें राजाएं और नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना भी एक बहुत बड़ी समस्या थी। तीसरा, एकता की समस्या। 1947 में भारत की 34.5 करोड़ की आबादी ऊंची और नीची जातियों में बुरी तरह से बटी हुई थी। इतनी विविधता और भेदभाव वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में संगठित करना एक बड़ी समस्या थी। दूसरा प्रश्न है, योजना आयोग की क्या भूमिका थी। हमारा उत्तर है, 1950 में भारत सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। योजना आयोग ने 1951 से 1956 तक के लिए पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया। योजना आयोग का मुख्य उद्देश्य भारत और भारतीयों को गरीबी से मुक्त कराना और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना है। प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं प्रश्न नंबर 3 से। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें में पहला है, केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेश मामले आते रखे गए थे। ख, समवर्ती सूची में वन और कृषि विषय रखे गए थे। ग है वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई थी, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था मॉडल कहा गया। चौथा, घ, पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु में से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्रभाषी राज्य के गठन की मांग को मानना पड़ा। सही या गलत को चुनिए। पहला है क, आज़ादी के समय ज़्यादातर भारतीय गांवों में रहते थे, तो ये कथन सही है। ख है, संविधान सभा कांग्रेस पार्टी के सदस्यों से मिलकर बनी थी, तो ये कथन गलत है। ग, पहली राष्ट्रीय चुनावों में केवल पुरुषों को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया, ये कथन भी गलत है। सभी को वोट दिया गया वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। ग है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था, तो हमारा ये कथन सही है। प्रश्न 5, राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे कहने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का क्या आशय था। हमारा उत्तर है, भारत के संविधान का निर्माण करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान डॉक्टर BR अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के समक्ष अपने अंतिम भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी आवश्यक हैं। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीरी, गरीबी या ऊंची और नीची जातियों का अंतर अपने आप समाप्त नहीं हो जाएगा। उपरोक्त कथन से उनका आशय था कि हमने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा राजनीतिक समानता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में अवसरों की समानता प्राप्त नहीं होगी तब तक गरीब लोगों के लिए राजनीतिक समानता का कोई अधिक लाभ नहीं होगा। प्रश्न 6, स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी। हमारा उत्तर है, भारत का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। इसी बंटवारे के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भीषण दंगों में 10 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। ऐसी परिस्थितियों में भाषा के आधार पर देश को और विभाजित करना उचित नहीं था। इसलिए हमारा देश भाषा के आधार पर इस तरह के और बंटवारे नहीं झेल सकता था। यही कारण था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। प्रश्न 7, एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही। हमारा उत्तर है, संविधान सभा में भाषा के सवाल पर तीखी बहस हुई। बहुत से लोगों का मानना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदाई दे देनी चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, किंतु जो लोग हिंदी नहीं बोलते थे उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टी कृष्णाचार्य ने दक्षिणी लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इन पर हिंदी थोपी गई
तो वहाँ के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का निर्णय लिया गया। प्रश्न नंबर 8, आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई थी? हमारा उत्तर है, आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई, जिसमें देश के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया गया। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे अधिक बल दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए। भारी उद्योग पर जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिशें अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। प्रश्न 9, मीरा बहन कौन है? उनके जीवन और आदर्शों के बारे में पता लगाए। हमारा उत्तर है, मीरा बहन गांधी जी की एक अनुयायी थी। उन्होंने गांधी जी की विचारधारा को अपने जीवन के आदर्श मानकर गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। सत्य, अहिंसा, दलित उत्थान उनके जीवन के प्रमुख लक्ष्य थे। वे एक महान पर्यावरणविद भी थी। जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विकास की गति को तेज करने के लिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और मशीनरी का सहारा लेने के लिए तीव्र उत्सुकता दिखाई, तो मीरा बहन ने 1949 में यह कहकर चिंता अभिव्यक्त की कि विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे यानी कि मानवता को कुछ समय तक भारी लाभ हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही मिलेगी। हमें कुदरत के संतुलन का अध्ययन करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलानी चाहिए, तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। प्रश्न नंबर 10, पाकिस्तान में भाषा के आधार पर उन विवादों के बारे में और पता लगाइए जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली? हमारा उत्तर है, 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो देश का विभाजन 3 भागों में हो गया। ये 3 भाग थे, भारत, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए उन विवादों के बारे में पता लगाइए जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली? हम लिखेंगे, 1947 में पाकिस्तान के 2 भाग थे, एक भारत के पश्चिम में और दूसरा भारत के पूर्व में था। दोनों भागों का सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा भाषाई आधार अलग अलग था। 1948 में पाकिस्तान सरकार द्वारा उर्दू को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने के कारण पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली बोलने वाले लोगों ने इसका विरोध किया। भाषाई विभेद के अतिरिक्त राजनीतिक और आर्थिक उपेक्षा के कारण पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान में व्यापक विद्रोह शुरू हो गया। 1947 में पूर्वी पाकिस्तान ने स्वतंत्रता के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और भारतीय सैनिकों की सहायता से 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जीत हुई और बांग्लादेश का जन्म हुआ। फरवरी 1974 को पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दे दी। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।